गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी AS22। AS22 का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। AS22 में हम डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं कि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस है और वो डिफरेंस किसी ऐसे रीजन की वजह से है जो रीजन रिवर्स हो सकता है, तो पॉसिबल है कि आज मैं टैक्स ज्यादा पे कर रहा हूँ या आज मैं टैक्स एज कंपेरेटिव टू अकाउंटिंग प्रॉफिट कम पे कर रहा हूँ। अगर मैं टैक्स ज्यादा पे कर रहा हूँ और वो रीजन बाद में रिवर्स हो जाएगा, तो आज ज्यादा पे कर रहा हूँ, कल कम करना पड़ेगा। तो आज जो ज्यादा पे कर रहा हूँ उसका बेनिफिट मुझे कल मिलेगा, तो ये मेरे लिए क्या है, डेफर्ड टैक्स असेट। लेकिन अगर मैं किसी रीजन से आज टैक्स कम पे कर रहा हूँ और वो रीजन बाद में रिवर्स होके कल मुझसे ज्यादा टैक्स पे करवाएगा, आज कम पे कर रहा हूँ, कल भुगतना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो हमें अब दो चीजें ध्यान रखनी है कि मैं टैक्स ज्यादा पे कर रहा हूँ कि कम पे कर रहा हूँ। ज्यादा पे कर रहा हूं तो क्या है, असेट। कम पे कर रहा हूं तो लायबिलिटी। ये एक सेट हुआ डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्रिएशन बोलते हैं इसको अपन। कि क्या हुआ, क्रिएशन। अगली स्टेज आती है कि हो सकता है कि पहले मैंने ज्यादा पे कर रखा होगा जिसकी वजह से आज मैं कम पे कर रहा हूं। पहले ज्यादा पे कर रखा था तो वो असेट का क्रिएशन था, आज कम पे कर रहा हूं तो वो असेट का क्या है, रिवर्सल है। या मे बी पॉसिबल कि पहले कम पे किया था, उस रीजन की वजह से आज ज्यादा पे करना पड़ रहा है। पहले कम पे किया था तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी का क्रिएशन। आज उसकी वजह से मैं ज्यादा पे कर रहा हूं तो वो क्या है, लायबिलिटी का रिवर्सल। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर रहेगा क्रिएशन पे और रिवर्सल पे। मैं यूं कहूं कि कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में फर्क क्या है, तो कल के लेक्चर में हमारा ज्यादा फोकस था परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस को समझने में। कि अगर परमानेंट डिफरेंस है तो वो डिफरेंस हमेशा ही रहने वाला है, कोई एसेट कोई लायबिलिटी नहीं है। परमानेंट डिफरेंस को तो हम क्या कर देंगे, इग्नोर। मतलब हमारी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर लूं वो प्रॉब्लम मुझसे तो सॉल्व नहीं होगी, तो उसको हम भगवान भरोसे छोड़ते कि नहीं छोड़ते, इग्नोर करते हैं कि नहीं करते, है ना। जैसे मान लो मेरी लाइफ में गणेश है ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसका, तो मैं क्या करने लग जाऊंगा, उसको इग्नोर। जितना ध्यान दूंगा उतना परेशान होऊंगा। तो परमानेंट को हम क्या करेंगे, इग्नोर। टेम्परेरी है तो फिर सॉल्यूशन है। तो टेम्परेरी है तो फिर ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी। तो कल का हमारा लेक्चर था परमानेंट और टेम्परेरी पे। परमानेंट को तो हम कल ही इग्नोर करके आज आ गए हैं टेम्परेरी पे। टेम्परेरी की वजह से डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी क्रिएट होगी, और आज हम सीखेंगे क्रिएट के साथ साथ रिवर्स भी होगी। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में पता है ज्यादातर क्वेश्चंस रिवर्सल के होंगे। रिवर्सल के कैसे होंगे कि वो ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट में बैलेंस दे देगा कि एज ऑन 1 अप्रैल डेफर्ड टैक्स असेट का ये बैलेंस है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ये बैलेंस है, और करंट ईयर में मेरे ये 3 डिफरेंसेस है अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में। कि एक तो डेप्रिसिएशन की वजह से है, एक कोई खर्चा अलाउड और डिसअलाउड की वजह से है कि पिछले साल अलाउड था इस साल डिसअलाउड हो गया है, और एक कोई परमानेंट डिसअलाउड की वजह से। तो भैया जो परमानेंट डिसअलाउड है वो तो जयराम जी की कर दो। बाकी के जो 2 रीजन है ना, उसमें अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इन 2 रीजन की वजह से डेफर्ड टैक्स असेट, या अब मैं असेट लायबिलिटी बार बार नहीं बोलूंगा, डेफर्ड टैक्स क्रिएट हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है। अगर क्रिएट हो रहा है तो ओपनिंग बैलेंसेस में क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। अगर रिवर्स हो रहा है तो ओपनिंग बैलेंसेस में से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा कि यार ये 1 लाख का डेप्रिसिएशन और ये 75,000 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में तो एक्स्ट्रा विजिलेंट रहूंगा मैं। क्या, मैं जानता हूं कि डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगता है, WDV मेथड से। और मैं अभी आपको वीडियो ऑन करने से पहले बता चुका हूं कि WDV में हमेशा शुरुआत में डेप्रिसिएशन ज्यादा रहेगा, बाद में कम रहेगा। ऑब्वियसली ऐसा ही तो होगा। WDV में डेप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो शुरुआत में ज्यादा रहेगा, बाद में कम रहेगा। तो जब कभी भी डेप्रिसिएशन का पॉइंट आए तो कंपेयर कर लेना कि टैक्सेबल डेप्रिसिएशन ज्यादा है कि कम है। अगर एज पर टैक्स प्रोविजन डेप्रिसिएशन ज्यादा है, मतलब इनिशियल ईयर्स चल रहे हैं, ज्यादा तो इनिशियल ईयर्स में ही होता है,
इनिशियल ईयर्स चल रहे हैं तो ये क्या है, क्रिएशन है, ये क्या है, क्रिएशन। और अगर डेप्रिसिएशन मेरा एज पर इनकम टैक्स कम है तो सर फिर इनिशियल ईयर्स नहीं चल रहे, लेटर ईयर्स चल रहे, लेटर ईयर्स चल रहे हैं तो फिर क्रिएशन नहीं है, क्या है ये, रिवर्सल। समझ में आया? जब किसी खर्चे का अलाउंस और डिसअलाउंस की बात होगी तो वो बोलेगा कि ये इस साल का खर्चा था, उस साल में अलाउड नहीं हुआ, अगले साल में अलाउड हुआ। समझ में आया? दोनों बात बोलेगा। एग्जाम्पल कि 2021 का खर्चा था, 21-22 में अलाउड हुआ, 20-21 का खर्चा था, 21-22 में अलाउड हुआ। तो अब इसमें कैसे पता करें सर कि क्रिएशन है कि रिवर्सल है? आप क्वेश्चन का ईयर देखो कि आपसे उसने क्वेश्चन कौन सा पूछा है, 20-21 का पूछा है कि 21-22 का पूछा है। अगर क्वेश्चन 20-21 का पूछा है तो फिर ये क्रिएशन है। आपको डेप्रिसिएशन में तो किससे ध्यान रखोगे आप, अमाउंट से, कि एज पर इनकम टैक्स अमाउंट ज्यादा है तो क्रिएशन है, एज पर इनकम टैक्स अमाउंट कम है तो रिवर्सल है। रख लोगे याद? हाँ, क्योंकि WDV ये याद नहीं रख पाओगे, ज्यादा में क्रिएशन के कम में रिवर्सल, ये याद नहीं रख पाओगे तो, क्योंकि ये तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्या बोला था सर ने, ज्यादा में क्रिएशन था कि रिवर्सल था, ये तुम कभी याद नहीं रख पाओगे। तुम याद रखो लॉजिक कि WDV में इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है कि कम लगता है, ज्यादा लगता है। WDV कौन फॉलो करता है, अकाउंटिंग के इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स में इनिशियल ईयर्स में क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो ज्यादा है मतलब इनिशियल ईयर से क्या है, क्रिएशन, कम है मतलब लेटर ईयर से क्या है, रिवर्सल। याद रख पाओगे WDV से, डन। अब मैं कह रहा हूं कि कोई खर्चे की बात कर रहा है, वो खर्चे की बात, तो खर्चे में क्या होता है, किसी एक ईयर में अलाउड होता है, अगले में डिसअलाउड होता है, या वाइस वर्सा, किसी एक में डिसअलाउड होता है, अगले में अलाउड होता है, वाइस वर्सा होता है कि नहीं होता। तो वो पूरी कहानी बोलेगा कि खर्चा तो था मेरा 20-21 का और वो अलाउड हुआ है 21-22 में, यहाँ का वो एक्सपेंस था, यहाँ पे वो अलाउड हुआ है ना। अब पूरा अच्छे से समझते हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चीज के हैं। 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 8 चीजें इसी चीज की है कि क्रिएशन के रिवर्सल, क्रिएशन के रिवर्सल, और उसमें से मैक्सिमम 2 ही रीजन आएंगे, एक डेप्रिसिएशन आएगा और ये एक्सपेंस अलाउड डिसअलाउड आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो, ये खर्चा इस साल का था, तो इस साल में इनकम टैक्स में अलाउ ना करके कब अलाउ किया उन्होंने, अगले साल में। तो पहले साल में खर्चा अलाउ नहीं हुआ, धीरे धीरे चलना, खर्चा अलाउ नहीं हुआ तो इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम के ज्यादा, इनकम टैक्स का खर्चा अलाउ नहीं हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा। आज टैक्स ज्यादा, कल खर्चा अलाउ हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आज मैं ज्यादा पे कर रहा हूं, कल कम पे करूंगा तो क्या है, ये डेफर्ड टैक्स असेट। तो अगर ये जो क्वेश्चन है ये 2021 फाइनेंशियल ईयर का है तो डेफर्ड टैक्स असेट का क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल ईयर कौन सा दे रखा है आपको, 21-22 के इस साल के लिए मेरे को बताओ 1 अप्रैल 21 के डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो इस साल में तो क्या हो रहा है, अब डेफर्ड टैक्स असेट का रिवर्सल हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया? ओके, अब नोट्स पे चलते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें उसमें रह गई हैं, 1 या 2 पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है कि 2 पॉइंट उसमें रह गए, इजी है वो, जल्दी जल्दी करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टाइमिंग डिफरेंस ले लिया था अपन लोगों ने,
देखो ये सारे सेक्शंस अपन ने हमारे इस पीडीएफ के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ लिए थे, लेकिन उस लेक्चर में एक दो स्टूडेंट्स नहीं थे, तो ये मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। एग्जांपल्स ऑफ टाइमिंग डिफरेंस कि कौन कौन से डिफरेंसेस की वजह से टाइमिंग डिफरेंस अराइज होता है। तो पहला है डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 43B। तो अब ये इनकम टैक्स का सेक्शन है, इनकम टैक्स सबने नहीं पढ़ी है, तो 43B में एक लिस्ट दे रखी है जो खर्चा पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है। ड्यू बेसिस पे खर्चा अलाउड नहीं होता। अकाउंटिंग में तो ड्यू बेसिस पे सारे खर्चे अलाउड हो जाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में कुछ खर्चे, मैक्सिमम खर्चे तो वहां भी ड्यू बेसिस पे अलाउड होता है। मतलब यूं कहूं टोटल 100 खर्चे हैं, तो 100 में से 95 खर्चे तो ड्यू बेसिस पे अलाउड है, 5 खर्चे ही पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ हो, यहाँ पे तो ड्यू बेसिस पे अलाउड कर दिया हो, यहाँ पे क्या करेगा वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड। तो यही वो 2021 और 21-22 जैसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, अगला है हमारा डेप्रिसिएशन, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का इनकम टैक्स में यू रूल ये है कि 5 साल में राइट ऑफ होता है। तो किसी ने अगर 5 लाख का खर्चा किया होगा तो अकाउंटिंग में तो पूरे 5 लाख एक साथ अलाउ कर दिए होंगे, पर यहाँ पे वो 1-1 लाख रुपए करके 5 साल में अलाउ करेगा। तो पहले साल में 1 लाख ही अलाउ हुआ, 4 लाख तो अलाउ नहीं हुए ना, ये 4 लाख बाद में अलाउ होंगे। तो क्या है ये टाइमिंग डिफरेंस। फिर है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके ऊपर आज अपन पॉसिबल है कि आज अपन क्वेश्चन भी कर ले। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या है कि आज अगर आपका लॉस हुआ है तो इनकम टैक्स में भी लॉस है और बुक प्रॉफिट में भी लॉस है, तो इस लॉस की वजह से आज आपको टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सबको पता है ना इनकम टैक्स में लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है मतलब इस साल अगर जो लॉस है, मान लो 1 लाख का लॉस है, तो आज तो टैक्स नहीं दूंगा। अगले साल अगर 2 लाख का प्रॉफिट है तो ये 1 लाख को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके 2 में से 1 लाख रुपए माइनस करके सिर्फ 1 लाख पे ही क्या दूंगा मैं, टैक्स दूंगा। वो प्रोविजन आ जाएंगे पीजीबी का लॉस और वो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल का सही होगा, ये होगा। हाँ आ जाएंगे ना, आ जाएंगे अकाउंट में थोड़ी आते, इनकम टैक्स में ही आते। इसमें आएंगे क्या? इसमें से प्रोविजन आ जाएंगे थोड़े बहुत। अरे लेकिन इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का सवाल पूछा जाएगा, इसमें डिटेल प्रोविजंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो अब जब लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है तो समझो कि ये लॉस मुझे बेनिफिट देगा आने वाले सालों में, कि मुझे अगले साल में भी अब टैक्स नहीं देना है ना। आज जो लॉस हुआ है उसकी वजह से मुझे अगले सालों में भी टैक्स नहीं देना है, तो इसका बेनिफिट मुझे अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये भी क्या है मेरे लिए डेफर्ड टैक्स असेट है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दिखा रहा है आपको, ये कट कर दो भैया, ये सेक्शन अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। लिखा हुआ है दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल नाउ बट वी आर डूइंग बिकॉज आईसीआई क्वेश्चन आस्क्ड ऑन इट। आईसीआई इसके अगेंस्ट में क्वेश्चन आस्क करता है, तो जब क्वेश्चन आएगा तब उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजंस अंडर सेक्शन 36। तो प्रोविजन की बात भी अपन ने पहले लेक्चर में कर ली कि अकाउंटिंग में प्रोविजन अलाउड होते हैं, यहाँ प्रोविजन अलाउड नहीं होते, यहाँ एक्चुअल बेसिस पे खर्चे अलाउड होते हैं। तो टाइमिंग डिफरेंस कौन कौन सा परमानेंट डिफरेंस है, एक तो डोनेशन और पर्सनल एक्सपेंस ऑफ प्रमोटर, ना आज अलाउड ना कल अलाउड, तो ये परमानेंट डिफरेंस है, इसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? डाउट नहीं? प्रूडेंस लिमिट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रूडेंस लिमिट क्या कहता है, इन केस ऑफ डीटीएल, पहले तो प्रूडेंस का मतलब बता दो, प्रूडेंस कंसेप्ट में क्या पढ़ा है आपने? कम तो रिकॉर्ड करना लॉस को, फ्यूचर में अगर कोई लॉस है तो आज रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर में फायदा होने वाला है तो जब तक हो नहीं जाता तब तक रिकॉर्ड लो। अब यहाँ पे प्रूडेंस कंसेप्ट नहीं है, प्रूडेंस फॉलो करना है। मतलब ये यूं कह रहा है कि अगर आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, पर्सनल एक्सपेंस सारे मेरे, हाँ ड्राइंग्स, हाँ नॉर्मल ड्राइंग्स, ठीक है। तो अगर आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, तो लायबिलिटी क्रिएट करना मतलब फायदा के नुकसान, नुकसान। तो फ्यूचर का कोई लॉस क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कोई मनाही थोड़ी है, तो लायबिलिटी तो आप बिंदास रिकॉर्ड करो।
आपको लग रहा है कि मैं आज कम पे कर रहा हूँ, फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी तो रिकॉर्ड कर लो, कोई सोचने साचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब डेफर्ड टैक्स असेट की बारी आए ना, तो असेट में तो आप ये कह रहे हो कि आज जो मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ उसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में बेनिफिट तो तब मिलेगा ना जब फ्यूचर में आप बिजनेस करोगे, तो फ्यूचर में इनकम जनरेट होगी, तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो काय का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप जब असेट रिकॉर्ड करने जाओ तो आपके पास ये श्योरिटी हो कि फ्यूचर में मुझे बिजनेस इनकम होने वाली है। समझे कि नहीं? देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। DTA should be created if there is reasonable certainty that sufficient income will arise against which DTA can be set off। कि आप यूं कह रहे हो कि ये आज मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, 7,500 रुपये में ज्यादा पे कर रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे कम पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में ये इनकम होगी तो कम पे करना पड़ेगा ना। फ्यूचर में इनकम ही नहीं होगी, टैक्स पे करने की बात ही नहीं आएगी, तो कहाँ कम ज्यादा पे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आपके पास ये रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए। रीजनेबल, एक होती है रीजनेबल, एक होती है वर्चुअल, है ना। रीजनेबल मतलब मुझे लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो आप मुझसे यूँ कहो कि अगले 2 साल बाद में पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, तो ऑब्वियसली कमा पाऊंगा। लेकिन सितारे एकदम गर्दिश में चल रहे हैं, अभी मेरा खर्चा पानी नहीं निकल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप क्या कहोगे कि नहीं सर रीजनेबल श्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब एक आएगी वर्चुअल। वर्चुअल सर्टेनिटी में तो क्या होता है कि दिखता हुआ कोई एविडेंस होना चाहिए, मेरे पास आज की तारीख में कोई सबूत होना चाहिए जिससे मैं साबित कर सकूं कि हाँ 2 साल बाद भी मैं पैसे कमा लूंगा। जैसे मेरे हाथ में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना, या मार्केट में उस चीज की डिमांड होनी चाहिए और बहुत टाइम से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए। अपन ये डेबिट एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे अंदर, तो अपना एसेट आ भी जाएगा। लेकिन अगर अपने पास बाद में इनकम आ गई, जब मैंने एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बाद में मैं जो भी पे कर रहा हूँ, कम पे कर रहा हूँ कि ज्यादा पे कर रहा हूँ, वो उस साल का खर्चा माना जाएगा। उस साल हमारा लायबिलिटी आ गई, उसी लायबिलिटी आ गई। तो अगर ऐसा होता, अगर अपन एसेट दिखा देते तो अपना फायदा होता ना, अपन राइट ऑफ कर देते। देखो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये इसका क्वेश्चन ये है कि असेट क्रिएट होना चाहिए था, पर रीजनेबल सर्टेनिटी की वजह से मैं असेट क्रिएट नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ज्यादा पे किया था, है ना। अब मैं कम पे कर रहा हूं, कम पे कर रहा हूं, तो मेरा असेट का क्या होना चाहिए था, रिवर्सल होना चाहिए था। यही कह रहा है, सुन रहे हो सब सारे बातें। पहले असेट क्रिएट होना चाहिए था, मैंने शॉर्ट के अगेंस्ट में नहीं किया, अब उस असेट का क्या हो रहा है, रिवर्सल, क्योंकि मैं टैक्स कम पे कर रहा हूं। तो ये कह रहा है कि फिर तो आप ये असेट के रिवर्सल को क्या मान लोगे, लायबिलिटी। कैसे मान लूंगा, ये तो अपने आप में ही रिवर्सल है। लायबिलिटी तो मैं तब मानता हूं ना कि आज कम पे कर रहा हूं, फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा, तो जो मैं कम पे कर रहा हूं उसको अगेंस्ट में वापस से रिवर्सल थोड़ी आएगा। पहले आपने एसेट माना ही नहीं, तो अरे समझ गया मैं तेरी बात। यूं समझ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिएशन था, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवर्सल है। आप मुझसे सवाल कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम का कि आपको डेफर्ड टैक्स असेट मानना चाहिए था, जिसका आप क्या मान लेते, डेफर्ड टैक्स असेट DTA का रिवर्सल मान लेते। अब क्योंकि असेट ही नहीं माना, तो रिवर्सल भी क्या मानोगे, नहीं मानोगे। फिर इसका क्वेश्चन ये है कि पर आज तो आप कम पे कर रहे हो, तो हो सकता है कि कोई क्या मान ले, इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मान ले। अबे लायबिलिटी तो तब मानेगा ना कि जब उसके अगेंस्ट में वापस से ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये तो अपने आप में ही रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल का वापस से रिवर्सल कैसे हो जाएगा। तो परमानेंट डिफरेंस से हो गया, ये टाइमिंग डिफरेंस भी था। टाइमिंग डिफरेंस ही था, लेकिन डिफरेंस तो इस साइड अराइज हुआ था ना, अब तो वो रिवर्सल है ना। मैंने जब असेट ही क्रिएट नहीं करा तो रिवर्सल भी नहीं मानूंगा। उस साइड जो पे किया वो उस साल का खर्चा, इस साल जो पे करूंगा इस साल का खर्चा। लायबिलिटी की बात आई कहाँ नहीं है उसमें। लायबिलिटी क्यों मानू, लायबिलिटी तब मानूंगा ना कि जो ये डिफरेंस अराइज हो रहा है बाद में वापस से क्या होने वाला हो, रिवर्सल होने वाला। अभी ये तो अपने आप में ही रिवर्सल है, रिवर्सल का फिर से रिवर्सल थोड़ी होगा। रिवर्सल है, लेकिन मैंने एसेट का माना। हाँ तो नहीं माना ना, तो मत मानना, क्या हुआ जो। रिवर्सल कैसे करोगे आप? नहीं करूंगा, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। अगर कम पे कर रहे हो टैक्स प्रॉफिट, हाँ तो जो कम पे कर रहा हूँ खर्चा कम मान लूंगा, लायबिलिटी क्यों मानूंगा उसको। लायबिलिटी तो तब मानता हूं ना कि आज कम पे कर रहा हूं, इसी रीजन से फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में वापस से ज्यादा क्यों पे करना पड़ेगा, ज्यादा तो उस टाइम पे कर ही दिया था ना मैंने। वही तो कह रहा हूं, लेकिन तो एसेट
आपने वो ये स्टूडेंट्स मैं गोल गोल घूम रहे हैं अपन, समझ। असेट नहीं माना, क्यों नहीं माना? मुझे लगता ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा, कमा पाऊंगा, तो असेट नहीं माना। तो जो ज्यादा पे किया वो ज्यादा खर्चा मान ले। एक एग्जाम्पल से चलते हैं, पे करना चाहिए था 20,000, मैंने पे किया 30,000, 10,000 रुपये ज्यादा पे किया, तो 10,000 असेट मानना चाहिए था, 20,000 खर्चा मानना चाहिए था, मैंने पूरे 30,000 को खर्चा मान लिया। क्लियर है? आने वाले टाइम में पे करना चाहिए था 50,000, पर मैंने 10,000 रुपये कम पे किया क्योंकि पहले मैं ज्यादा पे कर चुका था, है ना। तो रीजन क्या बनता था मेरा? मेरा रीजन ये बनता था कि इस साल मैं क्या करूं कि खर्चा मानूं 40 को और 10 को क्या मानूं, असेट का रिवर्सल। पर मैंने असेट ही नहीं माना, तो पूरे 50 को ही क्या मान लूंगा, मैं खर्चा मान लूंगा। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? तो डाउट ही है था जो आपने बोला, बोल दिया ना, आप समझ में आ गया? जो आपने बोला वही डाउट था। आप एक बार एग्जांपल लो ना, कैसे अपन के प्रॉफिट में डिफरेंस है। एग्जाम्पल तू ले, मैं समझाता जाता हूँ। अमाउंट तू बोल, अमाउंट तू बोल। जैसे पहले टैक्सेबल प्रॉफिट अपना पहले क्या कम था, 40,000 ही था, टैक्सेबल प्रॉफिट 40,000 था, मुझे लगा 60,000, वो 60,000 था, अपन ने कम पे करा, तो असेट कहूँगा। सॉरी उल्टा बोल दिया। क्लास के बाद बोलना तू मुझसे, है ना। अब देखो मैं बात क्या कह रहा हूँ कि अगर लायबिलिटी क्रिएट करनी है, फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो आपको कोई श्योरिटी की जरूरत नहीं है, आप लायबिलिटी तो कभी भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको असेट क्रिएट करना है, तो असेट क्रिएट करना है, जैसे आप डेटर्स भी मानते हो, तो आपके पास ये श्योरिटी होती है, तो ही तो डेटर्स मानते हो कि बाद में फ्यूचर में पैसा आ जाएगा। आपको खुद को लगता है कि फ्यूचर में पैसा आएगा ही नहीं, तो आप उसको राइट ऑफ करते हो कि नहीं करते हो? सेम तरीके से डेफर्ड टैक्स असेट अगर आपको रिकॉर्ड करना है, तो आपके पास रीजनेबल श्योरिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर में मेरी इनकम अराइज होगी जिसके अगेंस्ट में मैं ये असेट रिकवर कर सकता हूं। क्लियर है कि नहीं? डन। अब अगर मैं कहता हूं कि मान लो ये जो डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? लॉस की वजह से। अभी लॉस की बात करी थी कि नहीं करी थी कि इस साल 1 लाख का लॉस है, इस साल का लॉस है, तो अगले साल में क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, तो अगले साल में मैं टैक्स कम पे करूंगा। तो आज की वजह से अगले साल में कम टैक्स पे करना है, तो मेरे को अगले साल में बेनिफिट होगा, तो ये क्या है मेरे लिए? असेट। तो जिस साल में लॉस हुआ उस साल में मुझे डेफर्ड टैक्स असेट मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ये लोग यूं कह रहे हैं, अबे डेफर्ड टैक्स असेट तभी मानना जब तेरे पास वर्चुअल सर्टेनिटी हो कि फ्यूचर में तू पैसे कमा लेगा। तू ऑलरेडी लॉस में है, बंदा ऑलरेडी लॉस में है, तो तेरे पास वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए ना कि तू फ्यूचर में पैसे कमा लेगा। तभी तो तेरा लॉस उस इनकम में से क्या होगा? एडजस्ट होगा। जब तेरे हाथ पांव में ही दम नहीं है, तू खुद ही कह रहा है कि फ्यूचर का तो कोई भरोसा ही नहीं है, अभी लॉस में चल रहा हूं मैं, तो भगवान भरोसे है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो फिर आज असेट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब वो लाइन पढ़ो जो लिखी हुई है उसमें। अगर लॉस हुआ है तो टैक्सेबल प्रॉफिट ही नहीं है, तो टैक्स ही लगा होगा। हेलो, हाँ हेलो। वो लाते हैं क्या सर टैबलेट? नहीं, ले आए? ऐसा तो लाइबिलिटी मानना है, तो उसमें बताया। इसका डाउट सुनना बहुत रियलिस्टिक डाउट है। मैं क्या कह रहा हूं, पहले मैं वो बात रिपीट करता हूं, फिर इसकी बात रिपीट करेंगे। मैं कह रहा हूं आज लॉस हुआ है, इस लॉस की वजह से आपको फ्यूचर में टैक्स कम देना है, बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। आज आप असेट मानना चाहते हो, पर मैं कह रहा हूं असेट तभी मानना जब आपके पास ये वर्चुअल सर्टेनिटी हो कि फ्यूचर में मेरी इनकम होगी जिसके अगेंस्ट में लॉस राइट ऑफ हो सकता है। यहां तक सब एग्री करते हैं? हाँ, अब पूछ। मतलब लॉस हुआ है तो इस साल टैक्स ही लगा होगा। हाँ सर, अगर आपका ऑलरेडी लॉस हो रहा है तो इस साल तो टैक्स लगा ही नहीं होगा। आप तो टैक्स से टैक्स को कंपेयर करके बोलते थे कि देखो इतना लगना चाहिए, पर मैं तो ज्यादा पे कर रहा हूँ, बाद में कम पे करूंगा, तो जो ज्यादा पे कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है? असेट। पर आपका तो ऑलरेडी लॉस है, तो आपने तो कुछ पे ही नहीं किया होगा, तो फिर असेट क्या मान रहे हो? वो पहला जो फॉर्म है। तो वो इंग्लैंड वाली बात याद करो। मैंने जब लॉस वाला चैप्टर पढ़ा था तब क्या कहा था कि इंग्लैंड में एक सरफिरे आदमी ने इंग्लैंड की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे केस कर दिया। क्या केस कर दिया? कि जब मैं प्रॉफिट में था तो आप मुझसे टैक्स मांगते थे कि नहीं मांगते थे, तो आप मेरे 30% के पार्टनर थे। आज मेरा लॉस हुआ है तो लाओ लॉस 30% आप बियर करो, तो मैं आपसे 30% पैसे मांगता हूं, है ना। तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया
कि नहीं नहीं तुझे 30% आज पैसे तो नहीं देंगे अपन, लेकिन तेरे को अधिकार दे देते हैं कि तू अगले साल में इसको क्या कर देना, राइट ऑफ कर लेना। तो आज अगर मेरा लॉस हुआ है तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 30% पैसा मांगता हूं कि नहीं मांगता हूं, जो मुझे बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर आज मैं अगर पैसे मांगता हूं तो असेट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन ये असेट की रिकवरी तो तभी होगी जब फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फ्यूचर में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ये लॉस तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, मेरे को कोई पैसों की रिकवरी नहीं होगी। तो यही बात वो कह रहा है, पढ़ो कि अगर लॉस है तो फ्यूचर में देखभाल के अपन करेंगे। If company has carry forward of losses, then there is virtual certainty, reasonable नहीं, कौन सी चाहिए, virtual certainty that sufficient taxable income will arise in future against which DTA can be adjusted। समझ में आया कि नहीं आया, कि नॉर्मल DTA रिकॉर्ड करना है तो रीजनेबल सर्टेनिटी चलेगी, लेकिन अगर लॉस के अगेंस्ट में DTA रिकॉर्ड करना है तो कौन सी होनी चाहिए, वर्चुअल सर्टेनिटी। ये वर्ड याद रखना है, रीजनेबल और वर्चुअल। रीजनेबल और वर्चुअल में क्या होता है, रीजनेबल मतलब ऊपर ऊपर से भैया आपको लग रहा है कमा लोगे तो ठीक है, वर्चुअल सर्टेनिटी में तो आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल कि अगर मेरा कोई स्कूल है तो मेरे पास नंबर ऑफ एडमिशंस है कि देखो ये इतने एडमिशंस हैं, ये बच्चे मेरे इतनी इतनी क्लास तक पढ़ेंगे तो मुझे इतना इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो ये दिखती सी बात होती है। कोई कंपनी है जो चीजें सप्लाई करती है तो उनके पास फ्यूचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि देखो मेरे पास फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये डिलीवर करूंगा मेरे को कमाई हो जाएगी, ठीक है। नाउ 9th पॉइंट, DTA एंड DTL शुड नॉट बी डिस्काउंटेड। मतलब कोई 1.5 अक्कल यूं लगाने लग जाए कि अच्छा फ्यूचर में 7,500 रुपए का फायदा होगा मेरे को, तो फ्यूचर में होगा, 10% की महंगाई है, 7,500 को 10% से क्या कर दो, डिस्काउंटिंग कर दो। तो वो सब नहीं करना अपन को, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ऑलवेज शो DTA एंड DTL एज नॉन करंट इन बैलेंस शीट। हमेशा कहां दिखाएंगे, नॉन करंट में। गिव ब्रेकअप ऑफ कंपोनेंट ऑफ DTA एंड DTL इन नोट्स टू अकाउंट। मेन बैलेंस शीट में तो आप नेट करके दिखा दो कि नेट DTA है कि DTL है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ईयर वाइज DTA और DTL मेंशन करना पड़ेगा, कौन से साल का DTA कौन से साल का DTL। बोल आ गया, ठीक है। एक बार ये वर्चुअल सर्टेनिटी, नॉर्मल और वर्चुअल सर्टेनिटी में मैंने क्या बताया कि नॉर्मल कि मेरे को लग रहा है कि मैं कमा लूंगा, प्रोमोटर खुद डिक्लेयर करे कि हाँ मैं सफिशिएंट हूँ, मैं पैसे कमा लूंगा, तो रीजनेबल सर्टेनिटी चलती है, ठीक है। जैसे इतने सालों से पैसे कमा रहा था, इक्का दुक्का लॉस आ गया और जो रीजन है वो दिख रहा है कि वो रीजन इसी साल को बिलोंग करता है। एग्जांपल कोरोना काल जैसी चीज या वॉर पेंडेमिक जैसी चीज कि अभी वॉर चल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा बंद हुआ पड़ा है, तो इस साल मेरा लॉस है। अब उस वॉर सालों साल तो चलेगी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगले साल तो खुल ही जाएगा, तो अगले साल जैसा मैं पहले चलाता था पैसे कमाता था मैं कमा लूंगा, तो ये हुआ रीजनेबल सर्टेनिटी, ठीक है। वर्चुअल सर्टेनिटी में तुम्हारे पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ आप कमाई लोगे, क्लियर। और उसका वो इफेक्ट है, अफेक्ट ये है कि नॉर्मल ये डेप्रिसिएशन या खर्चे वाला DTA है तो रीजनेबल सर्टेनिटी के अगेंस्ट में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ये जो DTA है ये कैरी फॉरवर्ड लॉस के अगेंस्ट में है, तो फिर रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं चाहिए, वर्चुअल सर्टेनिटी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, DTA डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ टैक्स हॉलीडेज। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से समझना कि टैक्स हॉलीडेज क्या कहते हैं, अपन किसको बोलते हैं, अपन कि अगले 10 साल तक या 5 साल तक या 15 साल तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल प्रोविजंस आपको CA इंटर में नहीं पढ़ाए जाते, टैक्सेशन में CA फाइनल में पढ़ाए जाएंगे जब आपको सेक्शन 80IA, 80IAB, 80IB पढ़ाया जाएगा। उसमें सरकार को जब जब ये महसूस हुआ है कि हमारे देश में XYZ बिजनेस की कमी है, जैसे कि जब 2001 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए तो सरकार को ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास दिल्ली में इतने होटल्स ही नहीं है 5 स्टार कि हम सारे एथलीट्स को रुकवा पाए। तो 2001 के पहले 10 साल पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि 1990 से लेके कि 2000 के बीच में किसी ने भी अगर 5 स्टार होटल ओपन किया है तो 5 साल तक का उसका टैक्स माफ है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कम से कम यूं मान लो 15 बिजनेसेस की 4 लिस्ट है, 50-60 ऐसे बिजनेस है, पर हर बिजनेस में एक टाइम पीरियड है कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में ही वो बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, तो वो फाइनल में आते हैं।
तो अगर ऐसा कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो वो फिर उनकी कंडीशंस यूं होती है, सुनना, 3-4 सेट की कंडीशंस होती है। पहले 5 साल तक टैक्स माफ, पहले 10 साल तक टैक्स माफ, या पहले 15 साल में से कोई से भी 10 साल में टैक्स माफ। सर ये क्या बात हुई? क्योंकि मैं उनसे यूं कहूंगा, अबे तुमने मुझे 5 साल की छुट्टी दी है, 5 साल में से ये जो 5 स्टार होटल है यूं ही बन जाता है क्या? इसको तो चलने में ही 5-10 साल लग जाता है। तो 10 साल में से पहले 4-5 साल तो मेरा वैसे ही क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो मैं तो वैसे ही टैक्स नहीं दूंगा, है ना। और वो जो 4-5 साल लॉस होगा उसको रिकवर करने में 3-4 साल और लग जाएंगे, तो मैं 7-8 साल तक तो वैसे भी टैक्स नहीं देता। तो तुमने 10 साल मेरे माफ करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया? तो कहते पहले 15 साल में से कोई से भी 10 साल माफ, ठीक है। तो अब वो ऐसा बोलते हैं। तो अभी अपन इतना 15 साल 10 साल वाली सिचुएशन को याद नहीं रखते, अपन तो यूं कहते हैं कि किसी भी असेसी के मान लो उसने 5 स्टार होटल स्टार्ट किया और ये उसके 10 ईयर्स है और उसकी 10 साल की छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है। इन 10 साल की छुट्टियों में क्या होगा कि ऑलरेडी 1, 2, 3 और 4 साल में तो उसका क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब ये लॉस क्या होगा, अगले 4-5 सालों में इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो वो यूं कह रहा है, अबे तुम ना इस साल में टैक्स तुम्हें देना है, ना इस साल में देना है, ना इस साल में देना है, यहां तक तो तुम्हें टैक्स ही नहीं देना। तो तुम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो जिस साल में तुम कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने वाले हो उस साल में भी तुम्हें बचे हुए प्रॉफिट पे भी कहां तुम्हें टैक्स देना है? समझे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब पहले मैं लॉस की बात कर रहा था तो मैं क्या कह रहा था कि इस लॉस की वजह से मुझे फ्यूचर में क्या होगा, फायदा होगा। फायदा होगा तो ये मेरे लिए क्या है, DTA होगा, डेफर्ड टैक्स असेट होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं कौन सा असेट, कौन सी रिकवरी, तुम्हें फ्यूचर में पैसे ही नहीं देने तो कहां का बेनिफिट होगा तुम्हें? कभी तो देने होंगे। तो इस बात को थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं अमाउंट से कि मान लो किसी को 5 लाख का लॉस यहां हुआ, 3 लाख का लॉस यहां हुआ, 2 लाख का लॉस यहां हुआ, 1 लाख का लॉस यहां भी हो गया। इस स्टेज तक उसके टोटल लॉस कितने हो गए, 11 लाख। डन। अब बंदे ने पैसा कमाना चालू किया, 3 लाख, ये सब माइनस माइनस में चल रहा है, 3 लाख कमाए, 4 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 8 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, एंड सो ऑन चल रहा है। तो आप क्या करोगे, 11 लाख के लॉस को राइट ऑफ करने चलोगे? 11 लाख के लॉस को 3 यहाँ राइट ऑफ करोगे, कितना बचा ये, 8। 8 में से 4 यहाँ माइनस करो, कितना बचा, 4। 4 में से 4 यहाँ माइनस करो, कितना बचा, 1, ठीक है। आप इसको असेट क्यों मान रहे थे? हम इसको सर असेट क्यों मान, अगर टैक्स हॉलिडे नहीं चल रही होती, नॉर्मल सिनेरियो होता, तो मैं क्या कहता कि सर यहाँ पे 3 लाख का टैक्स पे करना पड़ता, जो इस लॉस की वजह से मेरा बच गया, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 4 लाख का टैक्स देना पड़ता जिसकी वजह से मेरे को टैक्स देना पड़ता, लेकिन अब लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, सेट हो गया, तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा। इसमें पूरे 5 पे देना पड़ता, 4 बच गया ना, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हूँ पूरे 5 पे ही नहीं देना, तो फायदा कहाँ हुआ? मैं तो कह रहा हूँ तुझे अगले 8 साल में 8 लाख पे भी नहीं देना, अगले 10 लाख पे भी नहीं देना, जब तक तेरी छुट्टियां चल रही है तब तक तो तुझे टैक्स ही नहीं देना। तो कौन से एसेट की रिकवरी हो रही है तेरी? समझे कि नहीं? हाँ। लेकिन फिर ये क्या कह रहा है, सर कभी तो देना होगा, 10 साल तक की छुट्टियां है ना, 11वें साल में तो टैक्स देना होगा। तो अब ये यूं कहता है कि जो लॉस या जो डेफर्ड टैक्स असेट टैक्स हॉलिडे के अंदर अंदर ही रिवर्स हो जाते हैं, उसको रिकॉर्ड करके भी क्या कर लोगे तुम? है कि कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि टैक्स हॉलिडे चल रही, छुट्टियां चल रही, तुम्हें टैक्स देने ही नहीं है। तो तुम कौन सा डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करो जिसका रिवर्सल कब होगा, टैक्स हॉलिडे के बाद। जिसका रिवर्सल कब होगा, टैक्स हॉलिडे के बाद। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि सर मेरा तो ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है और ये भी लॉस है, ठीक है। तो अब देखो कितना लॉस हो गया मेरा,
11 प्लस 3 14, 18, 23, 31 और 41, टोटल लॉस कितना हो गया मेरा? 41 लाख। ठीक है, अभी कितने साल हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए साल में। 10 साल में से 9 तो यही हो गए, ये 10वां ही साल है। तो अब मान लेते हैं मैं इस वाले साल में 15 लाख रुपए कमा लूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूंगा, अबे 41 में से 15 तो यहीं पे एडजस्ट हो रहे, 15 के बाद जो बचा मेरा लॉस वो कहाँ एडजस्ट होगा? टैक्स हॉलिडे के बाद। अब अगर मान लो मैंने इस साल में 20 लाख रुपए भी कमाए, तो 20 लाख पे तो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। और वो इस लॉस की वजह से बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। तो अब 41 में से 15 को हटाओ, कितने बचे? 26। 26 को आप क्या मान लो? डेफर्ड टैक्स एसेट मान लो। ठीक है, उसमें से भी अगर ये दिमाग लगाए कि सर लॉस तो 8 साल तक की कैरी फॉरवर्ड होता है ना, तो ये तो लैप्स हो गया, ये भी लैप्स हो गया, इसका भी 8वां साल कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका तो बेनिफिट मिल जाएगा ना। तो 41 में से 8 लाख तो वैसे ही लैप्स हो गए मेरे, कितने बचे? 33 लाख। 33 लाख में से 15 तो टैक्स हॉलिडे में ही आ रहे हैं, तो उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। कितना बचा? 18 लाख। 18 लाख का डेफर्ड टैक्स एसेट में बना लूँ। समझ में आया कि नहीं? इनकम बाद में होएगी, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो ही तो बात हो रही है। मेरी रूल सुन लो, रूल सुन लो, अब रूल सुन लो, सुनो मेरी बात। अब ये तो क्या होता है कि जिन लोगों ने टैक्स पढ़ रखी होती है ना, वो अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते टैक्स घुसेड़ देते हैं, और 8 साल वाला रूल भी तो है, तो तुम्हारे लिए ये एक्स है ना। अभी अकाउंटिंग पढ़ो। अकाउंटिंग में रूल क्या कह रहा है कि अगर डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज हो रहा है, लेकिन आपकी छुट्टियां चल रही हैं, अगर वो डेफर्ड टैक्स एसेट छुट्टियों में ही रिवर्स होने के कैपेबल है, तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोच के बताओ, यस और नो? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमें टैक्स देना ही नहीं है। तो फिर क्यों रिकॉर्ड करेंगे अपन डेफर्ड टैक्स एसेट? नहीं करेंगे। अब मैं कह रहा हूं वो डेफर्ड टैक्स एसेट जो छुट्टियों के बियॉन्ड रिवर्स होगा, उसका तो बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जिसका रिवर्सल कब हो रहा है? छुट्टियों के बाद हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब तुम लॉस छोड़ो, लॉस में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम डेप्रिसिएशन मान लो। इनिशियल ईयर्स में मैं डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करता हूं, एज पर इनकम टैक्स इनिशियल ईयर्स में मैं डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करता हूं। लेटर ईयर्स में क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। तो एक मोटा मोटा फिगर लेते हैं कि पहले 5 साल में मैंने 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया। डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम। प्रॉफिट कम हो गया तो मैंने टैक्स कम पे किया। आज कम पे कर रहा हूं तो कल ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्या है मेरे लिए? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो 5 लाख की लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूं उस 5 लाख में से 3 लाख का रिवर्सल तो टैक्स हॉलिडेज में ही हो जाएगा। 3 लाख का रिवर्सल कब हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स हॉलिडे। तो तुम्हें कोई फायदा नुकसान हो रहा है क्या? यहां भी टैक्स नहीं देना था, यहां भी टैक्स नहीं देना है, तो 5 में से 3 तो आप रिकॉर्ड करोगे ही नहीं। कितने बच गए? 2। ये 2 लाख का रिवर्सल कब होगा? टैक्स हॉलिडेज के बियॉन्ड। तो वो 2 लाख का ही डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा। 35 एडी में टैक्स हॉलिडेज नहीं होते हैं। उसमें तो एक्सपेंडिचर ही तो एक बार लॉस ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो आपका लॉस है वो कहाँ रिकवर हो रहा है? टैक्स हॉलिडेज में। तो उस लॉस के अगेंस्ट में जो एसेट है उसकी रिकवरी हॉलिडे में ही हो रही है। हॉलिडे में कोई बेनिफिट मिलता नहीं क्योंकि टैक्स देना ही नहीं है, तो उस डीटीए को मैं रिकॉर्ड नहीं करता। हुआ ही नहीं ना, जीरो। डीटीए क्या होता कि लॉस का वो पोर्शन जो रिकवर कब हो रहा है? छुट्टियों के बाद। समझ में आया? एग्जांपल एक बार यहाँ से चालू करते हो 23 लाख हो रहा है। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब ये एग्जाम्पल बचा ही नहीं, है ना? ये सही कह रहे हैं, खिचड़ी हो गई है।
तू सिंपल से एग्जांपल समझ, मान लो तेरा 50 लाख का लॉस है, उस 50 लाख रुपए में से 30 लाख की रिकवरी तो छुट्टियों के दौरान ही हो जाएगी, तो 30 लाख पे डीटीए रिकॉर्ड नहीं करना। 20 लाख की रिकवरी कब होगी? छुट्टियों के बाद, तो उस 20 लाख पे आपको डीटीए रिकॉर्ड करना है। सिंपल है बस। चलो नेक्स्ट पॉइंट, whenever any entity has tax holiday, then timing difference which arise and get reversed within tax holiday within tax holiday are not relevant, whereas timing difference which arise in tax holiday but expected to reverse after tax holiday are relevant. DTA and DTL is calculated on this difference, जो आफ्टर टैक्स हॉलिडे क्या होंगे? रिवर्स होंगे। क्लियर? प्रैक्टिस शीट वाला मॉड्यूल लाए हो आप लोग? निकालो प्लीज, पेज नंबर 159। नहीं देखना, कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर थोड़ा सा डाउट भी है इस वाले में तो अभी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें अपन देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो प्लीज। पहले इनकम पे कर बेटा पॉज करो, मेरी बात सुनो, बहुत लेट हो चुके हैं अपन। अब्दुल सर ने कल भी डांटा था मेरे को, आज मैंने टाइम देखा नहीं, तो 10-20 हो गई है। क्वेश्चंस तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ आप लोग। देखो, आपको इन्होंने 31 मार्च 2022 को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, मिला बैलेंस। फिर उन्होंने आपको कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं कि डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड ये, ठीक है, मतलब डिफरेंस आ गया। और डेप्रिसिएशन एक टाइमिंग डिफरेंस है ना, इसकी वजह से आपका डीटीए और डीटीएल रिकॉर्ड होगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी अकाउंटेड इन बुक्स ऑन अक्रूवल बेसिस बट पेड ऑन 30 जून। अब ये इस पे स्टार मार्क कर लो, इस वाले पे स्टार मार्क कर लो। कैश बेसिस वाला है, लेकिन कैश बेसिस वाले का रूल ये कहता है कि आपने रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले पे कर दिया हो तो अलाउड हो जाएगा। मतलब ये इनकम टैक्स का रूल है, ये जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं पढ़ी उनको मुझे अलग से रूल बताना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को आप इग्नोर कर दो। इसके आगे लिख दो नो डिफरेंस, इसमें लिख दो नो डिफरेंस अलाउड इन इनकम टैक्स ऑल्सो, नो डिफरेंस अलाउड इन इनकम टैक्स ऑल्सो। कर दिया उसने। हाँ, अब मत बोलना कुछ भी आगे। आइटम डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन 21-22 बट अलाउड इन 22-23, मतलब वही एक साल में डिसअलाउड, अगले साल में अलाउड। इसकी वजह से भी टाइमिंग डिफरेंस आएगा, डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी। फिर है डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, इसमें लिखो परमानेंट डिफरेंस, इसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको टैक्स की रेट दे रखी है, तो दो डिफरेंस आए, एक डेप्रिसिएशन का आया और एक वो डिसअलाउंस का आया। इसकी वजह से आपका डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसे 5-6 क्वेश्चन है आपके इस, तो ये आप घर से रीड करके आना। आप खुद रीड करके आओगे तो आप कुछ कुछ जगह अटकोगे, जिस पे अभी मैंने स्टार मार्क कराया ना, आप ऐसी जगह पे आप अटक जाओगे। तो जब आप ठोकर खा के आओगे और कल मैं उसका रीजन बताऊंगा तो फिर वो अच्छे से याद रहेगा आपको। क्लियर है? तो हाँ, देयर इज नो एडिशन, वही वो रिवर्सल वाली बात है, ठीक है। तो कल ऐसे सारे क्वेश्चंस आप रीड करके आना, अप टू क्वेश्चन नंबर 5-6 तक आप रीड कर सकते हो आराम से, ठीक है। बाय टाटा, सी यू प्लीज।